तो शुरू किया जाए। लास्ट टाइम पे मैं आपको प्रकाश वाला चैप्टर पूरा बता चुका हूँ, ठीक है ना। और प्रकाश वाले चैप्टर के बाद काफ़ी टाइम लगा दिया उस चैप्टर। अब हम क्या करते हैं, नया चैप्टर शुरू करते हैं, ठीक है। और एक काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल तुम्हारे पास है, चैप्टर है पूरा वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। चैप्टर का नाम है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। वैद्युत, सुना हुआ होगा नाम, चुंबकीय प्रेरण। ये फिजिक्स को समझने के लिहाज से भी और विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक्स को समझने के लिहाज से और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, विशेषकर जो मॉडर्न आजकल यूज होती हैं, जैसे जनरेटर हो गया या फिर जैसे बिजली से चलने वाली मोटरें हो गई, ठीक, ट्रांसफार्मर, मेन चीज़ इसका, मेन जो इसका उपयोग है वो ट्रांसफार्मर में होता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को समझने के लिए एक पूरा चैप्टर है तुम्हारे पास, उसका नाम है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, INDUCTION है, ध्यान रहे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है, और उससे पहले एक छोटी सी चीज आपको और समझनी पड़ेगी, वैद्युत फ्लक्स, सॉरी चुंबकीय फ्लक्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या, चलो पहले थोड़ा सा इसी पे बात कर लेते हैं कि आपने ऑस्टेट के प्रयोग पढ़े थे, यहां से शुरू करते हैं, ठीक है ना। ऑस्टेट के प्रयोग में क्या बताया गया था कि 1920 में, सॉरी 1820, लगभग शायद 1820 होना चाहिए, 1820 में ऑस्टेट ने अपने प्रयोग से बताया था कि अगर किसी चालक में विद्युत धारा अगर किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, बताया था। विद्युत धारा क्या उत्पन्न करती है, उत्पन्न करेगी चुंबकीय क्षेत्र। विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, ठीक है ना। तो जब विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है तो दो वैज्ञानिक आए, माइकल फैराडे, आपने नाम सुना होगा, माइकल फैराडे एंड जेम्स हेनरी। माइकल फैराडे और जेम्स हेनरी ने क्या सोचा, उसने इनके ठीक विपरीत सोचा। इसके ठीक, उसने कहा कि भाई विद्युत धारा जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकती है, तो क्या चुंबकीय क्षेत्र को विद्युत धारा उत्पन्न करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, या विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की सहायता से हम विद्युत धारा उत्पन्न कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और इसी को लेकर हेनरी के काफी फेमस एक्सपेरिमेंट्स है, ठीक है, कुंडली और चुंबक को लेकर, और उस पर हम थोड़ी देर में आएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा और समझो कि उन्होंने क्या कहा, माइकल फैराडे और जेम्स हेनरी ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि चुंबकीय क्षेत्र से क्या उत्पन्न होनी चाहिए, विद्युत धारा भी क्या होनी चाहिए, माइकल हेनरी और जेम्स हेनरी, माइकल फैराडे ने क्या कहा कि जब विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकती है, ध्यान से सुनो, ठीक है ना। ऑस्टेट, और ये ऑस्टेट जो है 1820 में सिद्ध कर चुका था कि विद्युत धारा जब किसी चालक के चारों एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाए, विद्युत धारा वाला चैप्टर पढ़ाया था, तो ध्यान रहे ऑस्टेट का प्रयोग जरूर पढ़ाया होगा, ठीक है ना। तो अगर हम किसी, सिंपली ये समझो कि अगर सपोज के लिए किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं,
ये कोई प्रतिरोध है और इसमें हम किसी सेल के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न वैद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं भाई। ये प्लस सिरा हो गया, ये माइनस सिरा हो गया इसी तार में। तो इस तार के निकट अगर हम एक चुंबकीय सुई रख दें तो उस चुंबकीय सुई में क्या आता था, विक्षेप आता था। ये ऑस्टेट का प्रयोग था, ध्यान रहे, शॉर्ट में बता रहा। अब ऑस्टेट के प्रयोग को आधार बनाकर इन दोनों ने, माइकल फैराडे और जेम्स हेनरी ने कहा कि इसका उल्टा भी सही होना चाहिए ना। अब इसको सिद्ध करने के लिए माइकल फैराडे ने, विशेषकर माइकल फैराडे का जो योगदान है वो काफी ज्यादा है। माइकल फैराडे के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं ये आपको बताता है, माइकल फैराडे का जो एक्सपेरिमेंट है उसका जो निष्कर्ष है, इन एक्सपेरिमेंट्स का, भी एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करेंगे हम लोग, ठीक है ना। उनका जो निष्कर्ष है कि परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है। ये जो निष्कर्ष है, परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र सॉरी परिवर्तित या परिवर्ती बोलते हैं इसको, वेरिएबल परिवर्ती, बड़ी की मात्रा लगनी चाहिए इस पे, परिवर्ती इसको बोलते हैं वेरिएबल, जो कि चेंज हो रहा है टाइम के साथ साथ, ठीक है ना। परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, ये निष्कर्ष है माइकल फैराडे के प्रयोगों का, और इस घटना को बोलते हैं भाई वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। इस घटना को वैद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। बात समझ में आई। लबुलवाब यह है कि ऑस्टेट के प्रयोगों को आधार बना करके, ऑस्टेट के प्रयोग क्या थे कि वैद्युत धारा क्या उत्पन्न करती है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, ठीक है ना। ऑस्टेट के प्रयोगों को आधार बना करके माइकल फैराडे और जेम्स हेनरी ने ठीक इसका उल्टा सोचा, और उन्होंने सोचा कि जब वैद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकती है तो चुंबकीय क्षेत्र की सहायता से हम क्या वैद्युत धारा उत्पन्न कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ठीक है। और उसी के लिए माइकल फैराडे ने कई सारे प्रयोग किए कुंडली और धारा मापी के साथ, और उसने ये पाया कि चुंबकीय क्षेत्र, अगर कोई भी चुंबकीय क्षेत्र है, अगर वो स्थिर अवस्था में है तो वो वैद्युत धारा उत्पन्न नहीं कर सकता। लेकिन अगर वो परिवर्ती है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है, ठीक है ना, तो वो चुंबकीय वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है, और वैद्युत क्षेत्र जब उत्पन्न करेगा तो निश्चित रूप से वैद्युत धारा भी उत्पन्न कर सकता है, ठीक है ना। इस घटना को, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र द्वारा वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत धारा उत्पन्न करने की घटना को हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो ये है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, और वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के बाद इसको हम फैराडे के प्रयोगों को हम डिटेल में बताएंगे इसके बाद, ठीक है ना। तो उसको शुरू करने से पहले थोड़ा सा एक और आर्टिकल है जो आपको समझनी है, और वो है भाई चुंबकीय फ्लक्स। इसको समझने के, इस पूरे चैप्टर में चुंबकीय फ्लक्स का बड़ा रोल है, मैग्नेटिक फ्लक्स। वैसे कहीं पीछे आया है चुंबकीय फ्लक्स, आया है, वैद्युत फ्लक्स तो आया होगा। तो जैसे विद्युत वाले चैप्टर में वैद्युत फ्लक्स होता था, यहाँ चुंबक वाले चैप्टर में क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स होगा, ठीक। तो चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स जो है चुंबकीय बल रेखाओं की माप होती है भाई। अगर सपोज के लिए चुंबकीय फ्लक्स की जो परिभाषा है, अगर आपको याद हो, अगर कोई तल है, ठीक है ना, और ये चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही है, इस तल से चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही हैं, जिसको मैं समांतर रेखाओं से दिखा रहा हूं इसमें, और ये चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है कैपिटल बी, ठीक है ना, और इस तल का जो क्षेत्रफल है वो कैपिटल ए है। ये क्या है, तल का, और जो तल इस प्रकार से रखा गया है कि तल पर खींचा गया लंब, इस पर अगर हमने एक लंब खींचा, ठीक है,
तल पर खींचा गया लंब चुंबकीय बल रेखाओं के क्या हो, लंबवत हो। तल पर खींचा गया लंब चुंबकीय बल रेखाओं के लंबवत हो तो इन दोनों का गुणनफल बी और ए का गुणनफल क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। परिभाषा आप क्या लिखोगे कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में उसके तल से गुजरने वाले लंबवत बल रेखाओं की संख्या को, किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए किसी तल के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। परिभाषा याद रहेगी, लिखवाने की आवश्यकता तो नहीं है। अगर हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई तल रखें और इस प्रकार से रखें कि तल के क्षेत्रफल तल पर खींचा गया लंब चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा में हो, यानी कि जो तल है वो चुंबकीय क्षेत्र के क्या है भाई, लंबवत है। ध्यान रहे, अगर इसको हम तल मान लें, ये तल इस समय ऐसे रखा हुआ है, चुंबकीय बल रेखाएं इसको ऐसे क्रॉस करेगी यहाँ से इधर की, ठीक है ना। तो इस पर जो लंब खींचा जाएगा वो इनके समांतर हो जाएगा, चुंबकीय बल रेखाओं के समांतर होगा, ठीक है ना। तो अगर कोई तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित तल के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं को, लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को क्या बोलते हैं, इस संख्या को चुंबकीय फ्लक्स बोलते हैं, चुंबकीय। और अगर आप लिखोगे कि मान लेते हैं सपोज के लिए कोई तल है जिसका क्षेत्रफल कैपिटल ए है, वो चुंबकीय क्षेत्र एक समान चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल बी में स्थित है, ठीक है ना, और इसके लंबवत स्थित है, चुंबकीय बल रेखाओं के लंबवत स्थित है, या आप कह सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित है। तो उससे गुजरने वाला चुंबकीय बल रेखाएं, या आप कह सकते हैं चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स को फाई लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ये ग्रीक लेटर है, इसको फाई बोलते हैं, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर बी ए, फाई बराबर क्या होता है, बी इंटू ए, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और जो तल रखा हुआ है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत जो तल रखा हुआ है, उसके गुणनफल को चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है। सिंपल सी बात है, फाई बराबर क्या होता है, बी इंटू ए। लेकिन हमेशा ये तो होगा नहीं, थोड़ा सा इसको मिटा रहा हूं, ठीक है, इसी को आगे बढ़ा रहा हूँ, चुंबकीय फ्लक्स को ही आगे बढ़ा रहा हूँ। हमेशा ये होगा नहीं कि जो तल है वो हमेशा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत ही हो। अब अगर क्या होगा कि तल जो है चुंबकीय क्षेत्र से कोई कोण बनाए, अब सपोज के लिए आप ये देखो, चुंबकीय फ्लक्स ही चल रहा है, चुंबकीय फ्लक्स को ही आगे बढ़ा रहा हूं। अब ये तल है, इसका क्षेत्रफल कैपिटल ए है, ठीक है ना। अब ये चुंबकीय बल रेखाओं, चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे गुजरती हैं, कोई जरूरी नहीं कि लंबवत गुजरे, हमेशा चुंबकीय बल रेखाएं इस प्रकार से गुजर रही, ठीक है ना। और जो चुंबकीय इसके अगर हम इस पर एक लंब खींच दें भाई, और ये लंब इससे थीटा कोण बनाए, इसमें ध्यान रहे ये थीटा कोण पे झुका है, ठीक है ना। चुंबकीय बल रेखाएं इससे इसके लंबवत दिशा से कितना कोण बना रही है, थीटा कोण पे झुका, तब क्या होगा, तब चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, तब चुंबक, आप चाहो तो इसको थोड़ा सा ऐसे कर सकते हैं ताकि जरा साफ दिखे, ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है ना, ये इसको क्रॉस कर रहा है। अब जो तल है वो किसी कोण पे झुका है भाई, ठीक है ना, और तल इस प्रकार से झुका हुआ है, ध्यान रहे यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि तल इस प्रकार से झुका हुआ है कि तल पर खींचा गया अविलंब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाता है, तल पर खींचा गया अविलंब, ध्यान रहे तल नहीं है, तल नहीं बना रखा हूं, क्या बना रहे, तल पर खींचा गया अविलंब, अविलंब
चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाए। ये चीज समझने की है कि तल नहीं बना रहा थीटा कोण, कौन बना रहा है? तल पर खींचा गया अभिलंब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बना रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम इस तल को दो भागों में तोड़ देंगे भाई, एक तो इसका लंब घटक और इसका क्षैतिज घटक। तो ये हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी है भाई, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? तो ये हो गया बी कॉस थीटा, ये वाला घटक हो गया, और ये वाला घटक हो गया बी साइन थीटा। तोड़ दिया दो घटकों में, किसी भी वेक्टर को दो घटकों में तोड़ना, ठीक है। तो एक हो गया बी कॉस थीटा, एक हो गया बी साइन थीटा। तो आपको कौन सा घटक लेना है, ये इंपॉर्टेंट है। आपको लेना है ये वाला घटक, जो कि क्या हो, तल के लंबवत दिशा में। तो तल के लंबवत दिशा में अब क्या होगा, तल के लंबवत दिशा में घटक, दिशा में जो चुंबकीय क्षेत्र का घटक है वो हो जाएगा बी कॉस थीटा। अब क्या करेंगे, बी कॉस थीटा और इसका जो क्षेत्रफल है वो ए है भाई, इस तल का क्षेत्रफल कितना है, ए है। तो तल का क्षेत्रफल और बी कॉस थीटा के गुणनफल को यहाँ पे क्या बोलेंगे, चुंबकीय फ्लक्स होगा। तो यहाँ पर जो चुंबकीय फ्लक्स होगा, चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर हो जाएगा भाई बी कॉस थीटा इंटू ए, इन दोनों का गुणनफल फाई बराबर बी ए कॉस थीटा। फाई बराबर क्या हो जाएगा, बी ए कॉस थीटा। बी ए नहीं होगा, पहले बार क्या बताया था, चुंबकीय अगर वो लंबवत है तो क्या होगा, बी कॉस थीटा, बी ए, बी इंटू ए हो जाएगा। लेकिन ये लंबवत नहीं है बल्कि एक कोण पे झुका हुआ है, ठीक है ना, थीटा कोण पे झुका हुआ है। तो फाई बराबर हो गया बी ए कॉस थीटा। यहाँ पे आप इसको हम वेक्टर रूप में भी लिख सकते हैं भाई, वेक्टर रूप में फाई बराबर बी डॉट ए, बी डॉट ए। ध्यान रखिए ए जो है वैसे क्षेत्रफल है, ए क्या है, और क्षेत्रफल अदिश राशि होती है भाई, क्षेत्रफल क्या होती है। लेकिन ये जो ए कॉस थीटा है यहाँ पे बी डॉट बी कॉस थीटा ए, तो ये क्षेत्रफल ना होके इसको हम क्षेत्रफल वेक्टर माने। क्षेत्रफल वेक्टर पढ़ाया हुआ है मैंने, याद रहे, नहीं तो पीछे देख लो, इसी चैप्टर में आया हुआ है क्षेत्रफल। तो फाई बराबर बी डॉट ए हो गया, ये वेक्टर रूप में क्या है, क्या है भाई, चुंबकीय फ्लक्स है। और ध्यान रहे कि फाई एक अदिश राशि है, जबकि यहाँ पर देखो, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है तो समझने वाली बात है, आपने वेक्टर पढ़े होंगे। तो डॉट प्रोडक्ट हमेशा अदिश राशि का, अगर दो सदिश राशियों का डॉट प्रोडक्ट तब होता है जबकि परिणामी राशि क्या हो, अदिश हो। अगर यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट होता तो ये वाली राशि क्या निकलती, सदिश राशि निकलती, ठीक है। तो फाई एक अदिश राशि है, फाई का मान होता है बी डॉट ए वेक्टर रूप में, और वैसे अगर थीटा कोण पे झुका हो तल, ठीक है ना, तो फाई बराबर बी ए कॉस थीटा, और अगर लंबवत रखा हो तल तो फाई बराबर बी इंटू ए। तो ये वाली जो चुंबकीय फ्लक्स है भाई, ये मेन रोल प्ले करेगा पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, EMI लिख सकते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में सबसे मेन रोल क्यों पढ़ा रहा हूँ, फाई क्यों पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि फाई ही पूरा रोल प्ले करेगा भाई पूरे चैप्टर, ठीक है ना। अब थोड़ा सा इसी को, जब हमने कोई वैद्युत राशि पढ़ ली है तो हमारे पास इसके मात्रक आने चाहिए, इसकी क्या आनी चाहिए, विमाएं आनी चाहिए, ठीक है ना। तो फाई का मात्रक, फाई का, तो आप जानते हैं फाई बराबर सीधे सीधे बी ए है भाई। तो फाई का मात्रक हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र बी का मात्रक क्या होता है भाई, बताओ 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 जी, कुछ नहीं मानो। चुंबकीय क्षेत्र बी का जो
एमकेएस पद्धति में मात्रक होता है न्यूटन पर एम्पियर मीटर होता है, न्यूटन बट्टे एम्पियर मीटर, और इनटू ए का मात्रक, ए क्या है, क्या है, ए क्षेत्रफल है किसका, इस तल का क्षेत्रफल। तो ए का मात्रक क्या हुआ, क्षेत्रफल का मात्रक, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर का स्क्वायर, मीटर मीटर कट गया, तो फाई का जो मात्रक हुआ वो हुआ भाई मीटर मीटर तो कट गया, ठीक है ना, 1 मीटर कट गया, न्यूटन मीटर पर एम्पियर, तो न्यूटन मीटर पर एम्पियर, ये फाई का मात्रक है भाई, न्यूटन मीटर पर एम्पियर, ठीक है ना। रह गया, इसको वेबर भी बोलते हैं, वेबर का नाम सुना, एमकेएस पद्धति में फाई का जो मात्रक होता है इसी मात्रक को हम वेबर बोलते हैं, और एक वेबर बराबर हो जाएगा 1 न्यूटन मीटर पर एम्पियर, और फाई बराबर बी ए, तो बी बराबर क्या होता है, बी का, इसलिए बी का मात्रक को, बी के मात्रक को हम, फाई बराबर बी ए है तो बी बराबर क्या हो जाएगा, फाई अपॉन ए, इसका मतलब वेबर, वेबर हो गया, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर भी चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक लिखते हैं भाई कई बार, वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। और एक वेबर पर मीटर स्क्वायर को क्या कहते हैं, एक वेबर पर मीटर स्क्वायर को एक टेस्ला भी बोलते हैं, टेस्ला का नाम सुना, एक वेबर पर मीटर स्क्वायर, 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर को एक टेस्ला भी बोलते थे, याद है, कहीं ना कहीं पढ़ाया हुआ है, मुझे लग रहा है ये आपको कहीं ना कहीं बताया जा चुका है भाई। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बाद हम क्या करते हैं, जब इसका मात्रक निकाल दिया तो हम इसकी विमा भी निकाल देते हैं भाई, फाई की विमा। देखो फाई का मात्रक क्या है, कहाँ पे है, ये न्यूटन मीटर पर एम्पियर, तो न्यूटन मीटर पर एम्पियर, न्यूटन को लिखते हैं भाई mL/T-2, इंटू मीटर को लिखते हैं L, और एम्पियर को लिखते हैं A, तो ये हो जाएगा mL/L2 T-2 A-1, ये चुंबकीय फ्लक्स का क्या हो गया, mL2 T-2 A-1, ये चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक हो गया। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक मैं आपको बता चुका हूँ, चुंबकीय फ्लक्स की विमा मैं आपको बता चुका हूँ, चुंबकीय फ्लक्स के मात्रक के पदों में, वेबर के पदों में हम चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक निकाल चुके हैं। चुंबकीय क्षेत्र का एक निरपेक्ष मात्रक होता है टेस्ला, उसको वो 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, या 1 न्यूटन पर एम्पियर मीटर स्क्वायर के बराबर होगा। वेबर समझ गए, टेस्ला समझ में आ गया, और साथ में फाई का मात्रक क्या होता है, फाई की विमा क्या होती है, चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स क्या हुआ, चुंबकीय फ्लक्स देखो, अब चुंबकीय बल रेखाएं जिस क्षेत्र में जितनी, अब एक चीज और ध्यान से सुनो कि जिस एरिया में चुंबकीय बल रेखाएं जितनी नजदीक होंगी वहां पर चुंबकीय क्षेत्र उतना क्या होगा, प्रबल होगा। तो चुंबकीय फ्लक्स एक प्रकार से चुंबकीय बल रेखाओं का घनत्व भी है, चुंबकीय बल रेखाओं का, इसको देखो फाई बराबर बी इंटू ए होता है, अगर जहां पे बल रेखाएं नजदीक होंगी वहां पे चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होगा, जहां पे बल रेखाएं दूर दूर होंगी वहां पे चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, दुर्बल होगा। तो इसीलिए हम चुंबकीय फ्लक्स को चुंबकीय बल रेखाओं का घनत्व,
के रूप में भी डिफाइन कर सकते हैं। चुंबकीय बल रेखाओं का घनत्व जहाँ पे जितना ज्यादा होगा वहां पर चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, उतना अधिक होगा। जहाँ पे चुंबकीय बल रेखाएं नजदीक नजदीक वहां पे चुंबकीय क्षेत्र तीव्र, जहाँ पे चुंबकीय बल रेखाएं दूर दूर वहां पे चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, दुर्बल होगा। तो हम चुंबकीय फ्लक्स को क्या कह सकते हैं, चुंबकीय बल रेखाओं का ये घनत्व भी है भाई। आई बात समझ में? तो ये आपके पास हो गया क्या, चुंबकीय फ्लक्स। बात समझ में आ गई? मिटा दो इसको। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। थोड़ा और आगे बढ़ने से पहले एक न्यूमेरिकल ले लें। एक न्यूमेरिकल है तुम्हारी किताब में इसी आर्टिकल पे कि एक आयताकार कुंडली है भाई। न्यूमेरिकल सुनो, नोट कर लो। एक आयताकार कुंडली 20 सेंटीमीटर लंबी और 10 सेंटीमीटर चौड़ी। 20 सेंटीमीटर लंबी, देखो जस्ट क्वेश्चन 1 न्यूमेरिकल ले लेते हैं एक इसी आर्टिकल पे कि आयताकार कुंडली की लंबाई, आयताकार कुंडली है भाई, कुंडली की जो लंबाई है, लंबाई को L लिखते हैं, ये है 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई है इसको हम B लिखते हैं, ये है 10 सेंटीमीटर। आगे बोला गया है इसका तल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा 30 डिग्री का कोण बनाता है। कुंडली का तल, कुंडली के तल द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से बनाया गया कोण, बनाया गया कोण ये है वह 30 डिग्री, 30 डिग्री का कोण बनाती है। आगे बोला हुआ है यदि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मतलब चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व किसको बोलते हैं, अभी आपको बताया था इससे पहले, यानी कि अर्थात चुंबकीय फ्लक्स घनत्व जहां पे भी आएगा आपको चुंबकीय क्षेत्र समझना है, चुंबकीय क्षेत्र, और बी लिखते हैं उसको, वो है भाई कितना, 0.3 वेबर पर मीटर स्क्वायर, 0.3 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ध्यान रहे चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मतलब देखो फाइव बराबर बी इंटू ए आया था, फाइव बराबर क्या आया था, बी ए, तो बी बराबर 5/a आया था, 5/b इक्वल टू 5/a, ठीक है। तो इसको बोलते हैं चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, बी को, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को चुंबकीय फ्लक्स घनत्व बोलते हैं, ठीक। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है कितना, 0.3 वेबर पर मीटर स्क्वायर। आपको निकालना है कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई निकालना है, फाई आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा ध्यान दो कि फाई कैसे निकलेगा। आप जानते हैं कि किसी भी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर बी ए कॉस थीटा होता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि थीटा जो है यहाँ पे क्या बोला, कुंडली के तल द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से बनाया गया कौन है, थीटा। तो कुंडली ये थीटा नहीं होता है, कुंडली के तल द्वारा बनाया गया कोण वो थीटा नहीं है, बल्कि कुंडली के तल पर खींचे गए अभिलंब द्वारा बनाया गया कोण वो थीटा है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही ध्यान देने की है, इसलिए यहाँ पे आपको निकालना होगा कुंडली के तल द्वारा, तल पर खींचे गए अभिलंब, खींचे गए अभिलंब, इसको बार बार इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि अधिकतर लोग इसी में गलती करते हैं, इसको थीटा ले लेते हैं। खींचे गए अभिलंब द्वारा चुंबकीय क्षेत्र से बनाया गया कोण, चुंबकीय क्षेत्र से या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से है बनाया गया कोण थीटा बराबर हो जाएगा भाई 90 माइनस जो ये कोण आया, क्योंकि लंब खींचा हुआ है, ये 30 डिग्री झुका हुआ है, उस पर लंब खींचेंगे तो 90, लंब का मतलब 90 डिग्री, तो ये 60 डिग्री आएगा। थीटा का मान कितना आएगा, और अगर आपने थीटा का मान 30 डिग्री रख दिया तो गए, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे सबसे, मैं कई बार इसको रिपीट कर रहा हूँ, इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ
कि थीटा आप समझ जाओ, थीटा कौन सा कोण है? थीटा वो कोण है जो कि कुंडली के तल पर हमने अभिलंब खींचा हुआ है और वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से कोण बना रहा है, वो थीटा है। न कि कुंडली जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से कितनी झुकी है, वो थीटा नहीं। ठीक है, ये याद रखना है। और इसलिए कुंडली क्या निकालना है? कुंडली से बद्ध चुंबकीय बल, कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स। अब आसान है, जब आपके पास सभी कुछ है तो फाई बराबर होता है बी ए कॉस थीटा, फाई बराबर बी ए कॉस थीटा। यहाँ पे ए क्या है? कुंडली का क्षेत्रफल निकाल दो पहले ही, ताकि यहाँ पे बार बार कुंडली का क्षेत्रफल ए बराबर होता है भाई एल इंटू बी, लंबाई गुणा के चौड़ाई, तो 10 इंटू 20, ए इक्वल टू 10 इंटू 20, 200 हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई भी कैलकुलेशन सेंटीमीटर स्क्वायर में नहीं होगी, तो ए बराबर हो जाएगा 200 इंटू 10 की पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर, या आप कह सकते हैं 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर स्क्वायर। भाई देखो 2 जीरो हैं, इसके 2 जीरो हटा दिए मैंने, 10 की पावर माइनस 2 मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो बी ए कॉस थीटा, तो फाइव बराबर हो जाएगा, बी का मान रखो, बी है 0.3। पहले स्टेप में जब भी कोई कैलकुलेशन करो तो पहले स्टेप में हर इसका मात्रक रखो, हर राशि का। ठीक है, ए का मान अभी आपने निकाला है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर स्क्वायर, और कॉस थीटा की जगह पे कितना आएगा? 60 डिग्री आएगा, ध्यान दें। तो फाइव इक्वल टू 0.3, अब सारे मात्रक हटा दो, 0.3 इंटू 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 इंटू कॉस 60 का मान कितना आया? कॉस 60 का मान होता है 1/2, 1/। अब फाई का मान, फाई का मात्रक, फाई का मात्रक बोलो, कमाल है। बोलो, कॉपी में देखो, इससे पहले बताया हुआ। देखो क्या आएगा? न्यूटन मीटर पर एम्पियर। न्यूटन मीटर पर एम्पियर को क्या बोला था? वेबर भी बोला था। तो आप चाहो तो वेबर लिख सकते हो, सिंपली क्या लिख दो, 2 से 2 कट गया, फाइव बराबर, अब इसका एक पॉइंट है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3.0 10 की पावर माइनस 3 हो जाएगा भाई, एक घात यहाँ से आ जाएगी वेबर। न्यूटन मीटर पर एम्पियर लिखने में कष्ट हो रहा है तो वेबर लिखो, तो 3 इंटू 10 की पावर माइनस कितना आया? 3 इंटू 10 की पावर माइनस 3 वेबर आया। ठीक है, एमकेएस पद्धति में लिखना है तो ये चाहो तो ये लिखो, न्यूटन मीटर पर एम्पियर। ठीक है ना, मात्रक गलत नहीं होनी चाहिए, ध्यान दें। तो सिंपली वेबर लिख दो, आई बात समझ में? तो यहाँ पे ये ऐसे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, और ध्यान रहे मात्रकों का विशेष ध्यान देना। चाहो तो आप यहाँ पे सेंटीमीटर को मीटर में बदल दो अपनी सुविधा के लिए, नहीं तो यहाँ पे बदलो, 1 मीटर स्क्वायर बराबर 10 की पावर माइनस 4 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, सॉरी 10 की पावर माइनस 10 की पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 10 की पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है ना, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होंगे, तो 100 का स्क्वायर 10,000 हो गया, 10,000 एंड 10 की पावर 4। तो ऐसे सॉल्व करना, ठीक। और विशेष ध्यान देना है इस पे, थीटा पे। थीटा क्या है? हो गया? तो मेरे ख्याल से आज के लिए बहुत है इतना, ठीक है ना। इसके आगे कल फैराडे के प्रयोग बताऊंगा, ठीक है।